नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के विकास को लेकर लिए गए फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पंचकुला के विकास के लिए एक्शन प्लान 2031 की घोषणा की गई है। साथ ही पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन बनाने का भी फैसला लिया गया है। पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई है। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा, PMDA। आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। मेडिकल हब ये बनाया जाए, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी हो। तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज्यादा तो नहीं है, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए, हिमाचल का, जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे हिमाचल का है। उत्तराखंड भी नजदीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नजदीक है, हरियाणा के लोग ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। रेल और हवाई कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के नाते से जो पिंजौर का एयरपोर्ट है, इसको विकसित किया जा रहा है। और यहाँ से जो छोटी हवाई सर्विस, उसको क्या कहेंगे, एयर टैक्सी के रूप में वहां से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना, इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो वहां बनाई जा रही है। अब हमने 60 एकड़ भूमि पर, वो जगह हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो 60 एकड़ भूमि पर वहां फिल्म सिटी, इसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये हमारा फिल्म सिटी निर्माण पब्लिक हेल्थ कौन करा, ये टूरिज्म कौन करा, DPR यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी DPR बनवाएगा। और फिर उसको जो फिल्म निर्माता जो लोग हैं उनको ऑफर किया जाएगा। और स्टूडियोज, क्योंकि उनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़े स्टूडियो उनको नहीं चाहिए, उनको छोटे इन हाउस स्टूडियो यहाँ चाहिए। बड़े स्टूडियोज, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल साथ लगता है, तो उनको यहाँ सफलता का ये एक बड़ा कारण होगा कि अपनी शूटिंग आदि के लिए हिमाचल के जितने भी रमणीक स्थान हैं, वो उनको शूटिंग के लिए नजदीक मिल जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग की मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस 2020 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट की 15 कैटेगरी में 8 में हरियाणा नंबर 1 है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट ये घोषित की है कि जो मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जिन्होंने ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें जो बड़े राज्य हैं उसमें हरियाणा का स्थान प्रथम आया है। क्योंकि अभी जो ग्रोथ है उसमें 57 अंक हमारे पिछले 2019 में थे, इस बार वो बढ़कर के 67 अंक हमारे हो गए हैं। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस कोरोना महामारी से ग्रस्त उन लोगों की ज्यादा चिंता बढ़ गई है जो पहले से कैंसर, शुगर के मरीज हैं। उन्होंने कोरोना को मात तो दे दी, मगर कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें ब्लैक फंगस ने पकड़ लिया। रोहतक PGI में बात करें तो अकेले यहां 240 मरीज आ चुके हैं और 227 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, जिनमें से ब्लैक फंगस के ग्रस्त 127 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ब्लैक फंगस से PGI में 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। जब से ये ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आने शुरू हुए हैं, अब तक हमारे पास 240 के आसपास
पेशेंट आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से आज की तारीख में 227 मरीज पीजीआई रोहतक में ब्लैक फंगस के दाखिल हैं। इनमें से करीब करीब 127 पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी है। बाकी सभी पेशेंट्स का दवाइयों के जरिए इलाज चल रहा है, क्योंकि सर्जरी से पहले इन सभी मरीजों को एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस लेना होता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मोस्टली ये मरीज डायबिटीज के हैं जिनको ब्लैक फंगस हुआ है, तो हमें ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की फिटनेस के लिए इन सब का ब्लड शुगर कंट्रोल करना होता है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। देश समेत प्रदेश में कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। अब ब्लैक फंगस की दवाओं का उत्पादन करना भी लघु फार्मा उद्योगों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में ब्लैक फंगस में कारगर दवा एम्फोटेरेसिन बी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। इन दिनों ब्लैक फंगस की दवाओं के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। उसमें दवा का कच्चा माल पहले करीबन 4 लाख रुपए प्रति किलो था, लेकिन अब यह बढ़कर 7 लाख तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद भी कच्चे माल के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बद्दी नालागढ़ में भी इस दवा का उत्पादन निर्यात के लिए करता है, लेकिन अब नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे पर स्थित यूनाइटेड बायोटेक घरेलू इस्तेमाल के लिए अगले महीने से उत्पादन करेगी, जिसकी अनुमति मिल चुकी है। यह कंपनी पहले सिर्फ विदेशों में निर्यात के लिए एक साल में सिर्फ करीबन 4000 इंजेक्शन का उत्पादन करती थी, लेकिन अब इसकी डिमांड कई गुना बढ़ चुकी है, जिसके एक्सपोर्ट पर बैन लगते ही कंपनी ने घरेलू इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी थी। इसकी अनुमति मिल चुकी है, अब जल्द ही उत्पादन शुरू होगा, लेकिन अभी फिलहाल रॉ मटेरियल उपलब्ध ना होने के चलते उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। जून महीने के अंत तक कंपनी के पास इस दवा का रॉ मटेरियल और कच्चा जो अन्य माल है वो भी उपलब्ध होगा, जिसके बाद दवा का उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसके बाद कंपनी देश और राज्य के लिए ब्लैक फंगस की दवा तैयार करेगी, जिससे जरूरतमंदों को काफी मदद मिलेगी। Like we are exporting this liposomal amphotericin B since long back, and although in very small quantities, but all of a sudden, due to this black fungus, the demand has been increased manifold, and for this particular medicine, we require some raw material which is to be imported from Germany. And we are in constant touch with our counterparts in Germany, and they have promised us to supply the raw material by the end of June. And once we get the raw materials from July onwards, we will be able to serve our country. And it is my humble request to everyone, don't get panic about this medicine. Because like me, they have promised to supply this raw material to 4 other companies as well by the end of June. So from July onwards, there will be no dearth of this drug amphotericin B for black fungus. कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। इसके बावजूद निजी अस्पतालों में अलग अलग दामों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। निजी अस्पताल में कोविशील्ड 850 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक, कोवैक्सीन 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक लगाई जा रही है। ऐसे में वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर सीएमओ वीरेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता ने। हरियाणा में वैक्सीन के दामों व वैक्सीन की उपलब्धता पर बात करने के लिए हमारे साथ है गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। बात करेंगे सर, हम गुरुग्राम के निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि अभी अलग अलग रेट है। कहीं कोविशील्ड के 850 से 900, तो कहीं कोवैक्सीन के 1200 से 1400 तक ले जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई नए लिस्ट भी जो है वो जारी की जा रही है, क्या कुछ है इसको लेकर, क्या तैयारियां है? पहले की मैं अगर बात करूं और आज जो कल रात को प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं या जो ऑफिस से उनके वहां से जारी हुए हैं कि जैसे स्टेट से वैक्सीन लेकर वापस केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन ले जाएंगे, तो कुछ दिशा निर्देश इस बारे में भी आए हैं। पहले हमने इनको सर्विस चार्जेस 250 रुपये रख रखा था, तो जिसमें संभवतः अगर ये चार्जेस लिए जा रहे थे, अगर कोविशील्ड के 900 रुपये की अगर इनकी परचेज के साथ 250 रुपये सर्विस चार्ज ले रहे थे और ऐसे ही
कोवैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो वो 1250 रुपये अगर उनकी खरीद थी तो 250 रुपये सर्विस चार्ज के बाद 1500 रुपये वो ले रहे थे, जो उनको अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी 630 रुपये जो है वो परचेज चार्जेस हैं कोविशील्ड के और 1000 रुपये कोवैक्सीन के हैं, और भारत सरकार की तरफ से 150 रुपये सिर्फ सर्विस चार्ज है। तो आने वाले दिनों में कल से या परसों से ये जो है दिशा निर्देश हम आज ही जारी कर देंगे, तो कल से लग जाएंगे। तो 780 रुपये और 1150 रुपये के चार्जेस संभवतः ये कल से फिक्स हो जाएंगे। 780 रुपये कोविशील्ड के और कोवैक्सीन के 1150 रुपये। ये सिर्फ 150 रुपये जो है सर्विस चार्ज अब प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउड है, जो उनकी खरीद के अलावा वो सिर्फ ले सकते हैं, इससे ऊपर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से अब 150 रुपये तय किया गया, हालांकि आप पहले 250 की बात कर रहे थे। यहीं अगर हम बात करें उपलब्धता की, गुरुग्राम में हम देख रहे थे कुछ समय से कहीं ना कहीं 18 से 44 वैक्सीन जो है उसकी उपलब्धता नहीं थी सेंटर्स में। इसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या जल्द उपलब्ध होएगी इसको लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा 21 तारीख से तो बड़ी मुहिम के तौर पे लगाई जाएगी, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति की बात करें, वैक्सीन की स्थिति क्या है? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी सारी वैक्सीन के लिए कल जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, और हमें आज ही इसमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का आज ही हमें जो रीजनल वैक्सीन स्टोर है कुरुक्षेत्र, वहां से वैक्सीन हमें उपलब्ध हो जाएगी। 10,000 कोविशील्ड और 3,500 कोवैक्सीन हमें आज ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कल से हम 18 से 44 के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड़गांव में, जो पिछले कुछ दिनों से बंद थे संभव। तो जहां तक हम बात दाम की कर रहे थे, हालांकि जिस तरीके से बताया गया कि 250 रुपए क्योंकि सर्विस चार्ज है, 250 रुपए सर्विस चार्ज के बाद उनकी जितने की खरीद है निजी अस्पतालों की, उस हिसाब से वो लेते थे। यही कारण था कि कहीं 850, कहीं 900 कोविशील्ड के आते थे, तो और कहीं कोवैक्सीन 1200, 1400 और 1500 तक पहुंचती थी। लेकिन अब उसे क्योंकि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब 150 रुपए तय किया गया है सरकार की तरफ से। अगर हम बात करें दाम, हालांकि सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन निःशुल्क जो है वो लगाई जा रही है, और इसे अब क्योंकि और तेजी के साथ इस मुहिम को प्रदेश सरकार की तरफ से और गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से जो है इसे चलाया जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेज सिंह राठी ने कोरोना से बचाव की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। नफेज सिंह राठी का कहना है कि सरकार ने समय रहते पुख्ता इंतजाम नहीं किए। साल पहले, सवा साल पहले जब कोरोना देश में आया, ये बीमारी देश में आई, उसके बाद सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं, सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनके एमएलए से उनके कार्यकर्ता और इनके प्रदेश के अध्यक्ष लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन कोविड के तरफ ध्यान नहीं दे करके अनेक तरह की घोषणाएं तो इन्होंने की, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि सरकार ना तो कोविड का इलाज करा पाई, कोरोना का इलाज करा पाई, ना वेंटिलेटर मिले, ना दवाइयाँ मिली, ना ऑक्सीजन मिली। 1 साल पहले, सवा साल पहले जब कोरोना। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि कोरोना काल के दौरान पुलिस ने कई चुनौतियों का सामना किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था बनाने, गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस ने बहुत काम किया है, और इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। पुलिस विभाग की चुनौतियों को लेकर हमारे संवाददाता ने एसपी गंगाराम पुनिया से खास बातचीत की। कानून व्यवस्था की बात हो या लोगों की सुरक्षा या कोविड से निपटने की चुनौतियों की, पुलिस की एक अहम भूमिका रही है। हमारे साथ आज जिला अधीक्षक गंगाराम पुनिया हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह के प्रबंध जिला पुलिस के द्वारा किए गए। जी सर, बड़ा क्रिटिकल समय रहा है, तो किस तरह की चुनौतियां देखते हैं पुलिस के लिए? देखिए, पुलिस विभाग का जो मुख्य दायित्व है वो कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम, और यदि कहीं अपराध घटित होने की सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित है। तो जाहिर तौर पे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, और हमारी पूरी जिला पुलिस इस कार्य में लगातार लगी हुई है। हाल ही में जो कोविड की सेकेंड वेव थी, इसमें भी जिला पुलिस ने अच्छा कार्य किया था, और इसमें सभी प्रशासन के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे, इन्होंने सभी ने आपसी समन्वय से काम किया। चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो, या जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको हॉस्पिटल पहुंचाना हो, या हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हो, या जितनी भी सरकार की गाइडलाइंस जो कोविड के संक्रमण की रोकथाम को लेकर के जारी की गई थी
उनका इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट करवाना हो। इन सब में जिला पुलिस ने अच्छा काम किया। हालांकि हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी संक्रमित भी हुए, 60 के आसपास पुलिस कर्मचारी संक्रमित हुए थे, उनका भी हमने वेलफेयर का अच्छा ध्यान रखा ताकि सभी जब हमारे पुलिस जवान हैं वो हौसले के साथ में अच्छी ड्यूटी कर सके। साथ ही जितने भी हमारे पास में कोई अपराध की यदि कोई सूचना भी आई तो वहाँ पर भी हमारी जितने भी CIS की टीमें थी या हमारी साइबर सेल थी, सभी ने आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हुए अपराध की गुत्थियाँ भी सुलझाई। और इसके साथ साथ हमारा जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे 2 कृष्ण दादूपुर वगैरह, इनको भी अरेस्ट किया पुलिस ने। तो निश्चित तौर पर पुलिस अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी जनहित में कुछ मामलों का त्वरित निष्पादन होना चाहिए, डिस्पोजल क्विकली होना चाहिए। हाल की स्थिति है, NH की बात करें हम, इसके अलावा CM सिटी है, और जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है उसको लेकर भी काफी चुनौतियां रही हैं। तो क्या मानते हैं सबसे बड़ी चुनौती इस समय में क्या है और पुलिस उसके लिए क्या प्लानिंग कर रही है? निश्चित तौर पे जो किसान आंदोलन जो वर्तमान में चल रहा है, तो कानूनी व्यवस्था को देखते हुए हमें भी लगातार वहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है, चाहे वो हमारी तरफ से सूचना एकत्रित करना हो, इंटेलिजेंस गैदर करना हो, और यदि कोई हमारे पास VVIP का विजिट होता है या कोई और किसान जो यूनियंस है उनकी तरफ से यदि कोई कॉल दी जाती है तो उसके दौरान जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला पुलिस की है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर इंतजाम करते हैं। और साथ ही जो किसान यूनियन के जो विभिन्न फार्मर लीडर्स हैं उनके साथ भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके साथ पहले किसी मामले में बातचीत हो ताकि बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाया जा सके। SP गंगाराम पुनिया जिन्होंने बताया है कि किस जिला में पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, तो ऐसे में सेवा सुरक्षा सहयोग का जो नारा है हरियाणा पुलिस का, वो कहीं ना कहीं सार्थक है करनाल जिले में, और गंगाराम पुनिया जी लगातार कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह। आगे नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हरियाणा को बड़े राज्यों में पहला और छोटे राज्यों में दूसरा स्थान मिलने पर मंगलवार को चंडीगढ़ में मौजूद मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उन्हें इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मंत्रियों ने मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सस्टेनेबल हरियाणा नंबर 1 आया है और ऐसे में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है। मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस 2020 में हरियाणा नंबर 1 आया है। 15 कैटेगरी में 8 में हरियाणा 65% से ऊपर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रदेश से रिजल्ट आए हैं, जो विकास हैं, जो रिजल्ट हैं, और मैं मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने जो विकास के क्षेत्र में है, प्रोग्रेस कर रहा, हर क्षेत्र में जो उन्नति के मुकाम पे है, इस बात के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। नीति आयोग का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि सब बड़ी स्टेट में हरियाणा 1 नंबर स्टेट पे आया। इसके लिए हम जितने साथी आज चंडीगढ़ में थे कैबिनेट के, हम सब मिलकर CM साहब को बधाई देने आए। दूसरा जो PM साहब ने करा है, कल जो घोषणा करी है उन्होंने 18 साल के बच्चों पर, वो उसके लिए भी हम बधाई देने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका बहुत बहुत बधाई है हमारी ओर से, और उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किया और पूरी सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास किया उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। और बड़ी स्टेट में तो हम पूरे देश में नंबर 1 पे आए हैं। छोटे में मिजोरम हमारे से 2 अंक आगे रहा है, लेकिन वो बहुत छोटी स्टेट है, बहुत अच्छा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने नवंबर तक मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे हरियाणा में भी खुशी का माहौल है। इस फैसले को लेकर पलवल के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लॉकडाउन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम देश को राष्ट्र के नाम संबोधित किया। वहीं अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों को कुछ तोहफे भी दिए, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सरकारें हैं उनको भी केंद्र सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन दिया गया। वहीं वैक्सीन को लेकर बड़े फैसले लिए गए कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से हर स्टेट को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री दी जाएगी और कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। अगर हम बात करें जो दिवाली तक राशन देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं बेहतरीन है और आम लोगों का इसका कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि आज हम इस समय मौजूद हैं पलवल के झावर नगर में, जहां पर अगर हम बात करें पलवल के झावर नगर की, ये स्लम बस्ती है। यहाँ पर इस स्लम बस्ती में गरीब लोग रहते हैं जिनको कहीं ना कहीं
लॉकडाउन में जो राशन था, नौकरी थी, वो भी राशन मिला नहीं मिला बराबर रहा, परंतु जो नौकरियां थी वह भी लोगों की चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी से जूझने वाले लोग प्रतिदिन अपनी जो जिम्मेदारी है अपनी बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि उनको 2 समय की रोटी जरूर चाहिए। क्योंकि साफ कहना है कि जिस तरह पिछली बार लॉकडाउन लगा उसमें भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ा गई और कहीं ना कहीं आम लोगों को इस जो कोविड-19 महामारी थी इससे पूरी तरह से आर्थिक स्थिति को लोगों ने मजबूरी में अपना कहीं ना कहीं जो परिवार था कैसे पाला, कैसे किया, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ लोगों से कि जो सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है कि जो दिवाली तक राशन फ्री देंगे, तो उसको लेके उनको क्या लगता है, किस तरह की उनकी सरकार की पहल उनको लगी और क्या क्या राशन उनको मिलता आ रहा था सरकार की तरफ से, तो उनसे हम बात करते हैं कि क्या उनको पूरी तरह से क्या फायदा मिलेगा। क्या कहेंगे आप जाबर नगर में रहते हैं, लोग काफी गरीब परिवार से भी लोग बिलोंग करते हैं, परंतु जो सरकार का कल जो फैसला आया उसमें राशन फ्री देने का फैसला दिवाली तक लिया है, तो किस तरह आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, फैसला जो सरकार ने लिया है फैसला तो अच्छा है और लोगों को जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछली साल लॉकडाउन रहा, अब की साल रहा ये कोविड महामारी के, उसमें लोग परेशान हैं। जो डेली कमा के खाते हैं उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, तो उन लोगों के लिए बड़ी एक राहत है कि अगर सरकार इस तरह की पहल करती है और देती है राशन सबको तो अच्छी बात है। लेकिन पिछली साल की भांति ऐसा ना हो कि लोगों के लिए राशन के लिए कहा भी जाए और उसके बावजूद उनको मिले ना, चाहे डिपो होल्डर के माध्यम से, चाहे पार्षदों के, या उन्होंने अपने लोगों को मेंबर बना के और उस तरह से लोगों को बंटवाया था, उसमें भी पक्षपात हुआ था। तो ऐसा ना हो, गरीबों के लिए राशन उनको पहुंचना। बिल पास न होने को लेकर नगर परिषद रेवाड़ी के एक ठेकेदार ने नगर परिषद अधिकारियों पर कमीशनखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए और इसको लेकर ठेकेदार ने हंगामा भी किया, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि नगर परिषद चेयरपर्सन के पति ने आरोपों को निराधार बताया। तो और दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि नगर परिषद चेयरपर्सन पति ने आरोपों को निराधार बताया है। मोदी जी, मैंने नगर परिषद से 4/12/2020 को सेक्टर 134 एंड सुभाष पार्क, राव तुलाराम पार्क का टेंडर लिया था पार्कों के रखरखाव के लिए। मुझे 6 महीने बीत चुके, 7वां महीना चल रहा है। मेरे कामगारों को मशीनरी, तेल, पानी, सब ट्रैक्टर, डंपर इत्यादि का खर्चा मैं अपने घर से चला रहा हूँ, वो भी खत्म हो गया। अब कर्ज लेके चला रहा हूँ, लेकिन अधिकारियों को बार बार लिखित में देने के बावजूद किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। सारी लिखित की रिसीट मेरे पास है। अधिकारी मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, जब जाता हूँ तो मुझे धक्का लगाते हैं। आप कहते हैं कमेटी बनेगी, लेकिन कमेटी क्या बनेगी? कमेटी इसलिए बन रही है कि वो मेरे कार्य को देख के हड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं। आगे इतना सुंदर काम करने वाला ठेकेदार से कमीशन मांगे तो कैसे मांगे और इसको कैसे लपेटा जाए, इसलिए बार बार सेक्टरों का दौरा करते हैं, आदमी भेजते हैं। सेक्टर वालों ने मुझे एनओसी दे रखी है, सेक्टर 1, 3, 4 सभी ने एनओसी लिख के दे रखी। सारे सेक्टर निवासी भी खुश हैं, सब जनता भी शहर की खुश है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी खुश नहीं है। हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, मेरे साथ भी करने की कोशिश की। मैं तो डीसी ऑफिस से, डी साहब की मीटिंग से आया था, तो मतलब गुंडागर्दी कर रहा था सरेआम। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।